तो क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट साइज वायर क्या था गॉस लॉ से डिराइव। सर हाँ वो आपने जो ग्रुप पे सोल्यूशन डाला तो एक बार आप समझा सकते हैं क्या वो क्वेश्चन का? नहीं, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर वही है 2a एप्सिलॉन नॉट ही है। सर उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मेरे को भी। वैसे क्वेश्चन मैंने करवा ही नहीं दिए तो कहाँ से समझ में आएगा? वो तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए बता दिया था। वो तो बताएंगे, पहले ये तो समझ लेते हैं कि कैसे गॉस लॉ अप्लाई करना है, फिर आएंगे उस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ये इस तरह का सिलेंडर है। और उसके वो किसी ने भी उसके सॉल्यूशन नहीं डाले। वो इलेक्ट्रो उसके नहीं थे न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस। नहीं समझ में आया कैसे करना है? डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चंस। हाँ सर, हाँ। ये कर लेते हैं, पहले डिस्कस करता हूँ देखो कैसे करना है। तो ये हमारे पास में इनफाइनाइट है। लॉन्ग जो मैं बोल रहा हूँ मतलब इनफाइनाइट सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ सिग्मा है। सिग्मा यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ हम लोग 3 केस डिस्कस करेंगे। जैसे पहला केस है कि मतलब इनसाइड। तो इनसाइड मतलब जो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस केस में अगर मैं गॉस लॉ यूज करता हूँ तो आप यहाँ देखो, हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ बनाएंगे। यहाँ गॉसियन सरफेस आप बनाओगे तो इस तरह के केसेस के लिए हमेशा सिलेंडर ही बनाना है गॉसियन सरफेस। तो आप देख रहे हो कि चार्ज एनक्लोज तो 0 क्योंकि तो हॉलो है। इस केस में चार्ज एनक्लोज क्या यहाँ 0 है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये तो 0 ही है। जो सरफेस एरिया वो तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? होलो सिलेंडर के अंदर 0 होगा। ठीक है, ये लिख लो पहले। हाँ सर, हो गया। फिर अगर सर मैं एक बात करूं एक जैसे मिनट सर।
हाँ सर हो गया। अब अगर मान लो हम बात करें सरफेस के लिए, तो सेकंड केस है यहाँ, इस केस में जो सिलेंडर बनाएंगे हम लोग ये बनाएंगे, यानी चार्ज एनक्लोज करता हुआ, इसकी जो रेडियस है ऑलमोस्ट आ रही है, और ये जो लेंथ है ये एल है। तो चार्ज एनक्लोज पहले निकालेंगे इसमें, तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा इस केस में? तो चार्ज एनक्लोज होगा दरअसल, इसकी लेंथ एल है, ये 2πr इंटू एल, ये सरफेस एरिया हो गया इंटू सिग्मा। अच्छा, इसी में एक चीज और देखेंगे, क्यू एनक्लोज बाई एल अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2πr इंटू सिग्मा। ये क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, इसको भी यूज करूंगा मैं। अब यहाँ भी 3 सरफेस है ना। एक तो ये वाला सरफेस है जिसका एरिया ऊपर की तरफ है, ये S1 मान लेते हैं। एक नीचे वाला, उसका एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, S2। एक कर्व्ड सरफेस है ना, S3। तो जैसा हमने उसके केस में माना था, वायर के केस में से वैसा ही है। और वैसे भी वायर और हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, इन तीनों का बिहेवियर सेम होता है। जब सिलेंडर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो कैपिटल आर के बाहर हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो या इनफाइनाइट वायर हो, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा ही होगा। अभी समझाता हूँ कैसे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये S1 S2 का तो जीरो है, सीधा इसी का लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट जो इस सरफेस का हर पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? रेफरेंस लाइन से। ठीक है, इसका मतलब ई सेम होगा, तो ई और डीएस की डायरेक्शन सेम है, तो पूरा सरफेस की बात करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा चार्ज एनक्लोज कितना, तो 2πr सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास में ई इंटू 2πr इंटू एल। तो आप यहाँ देखो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लो, फिर आगे और बताता हूँ। और ये किधर होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। लिख लिया? हाँ सर। तो ये आ गया हमारे पास में। और तो ये हमारे पास लैम्बडा है, तो देखो यहाँ से सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये हमारे पास में, इसको मैं लैम्बडा ले रहा हूँ, तो यानी हमारे पास लैम्बडा बाई 2πr इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखो आप, तो सिग्मा की वैल्यू जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, है ना, तो आप यहाँ देखो E इक्वल टू अपने को क्या मिला, देखो लैम्बडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यही तो होता है आर डिस्टेंस पर इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेकिन ये ध्यान रखना है इस केस में ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है,
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मान लो मैं बात करूं आउटर के लिए, तो थर्ड केस है हमारे पास में, आउटर के लिए ये सिलेंडर बनेगा, मतलब ये गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं यहाँ, तो यानी यहाँ से आर डिस्टेंस की बात करूंगा, तो चार्ज एनक्लोज तो अभी भी यही है ना, और लैम्बडा भी यही है, अरे बस में तो लैम्बडा तो यही है। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, लेकिन तो हमारे पास ये थर्ड केस है, आउटसाइड यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्यू एनक्लोज तो यही रहेगा, है ना। अब इस केस में भी जैसे 3 सरफेस बन रहे हैं, तो हमें कर्व्ड सरफेस से चाहिए, तो सीधा लिख देता हूँ मैं ई डी एस इक्वल टू, क्योंकि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर ही है, तो क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो लिखा हुआ है आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ, तो ये हो जाएगा E इंटू, क्योंकि सरफेस एरिया वो लेना है, तो यानी 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, ये लेना है, इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो हमारे पास आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू एनक्लोज, यानी 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कैपिटल आर आएगा इसमें, क्योंकि चार्ज इनक्लोज चार्ज तो वो वहां से मिला ना, तो हमारे पास E इक्वल टू क्या आ गया, एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये हो गया आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सिग्मा की वैल्यू थी लैम्बडा बाई 2 पाई आर, यानी E इक्वल टू आ गया लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सरफेस के बाहर इसका बिहेवियर एक वायर की तरह हो जाएगा, जैसे कोई वायर है मान लो, ठीक है, आई बात सुन में, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस केस में मालूम है ना लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ, है ना, क्यू लैम्बडा की वैल्यू एनक्लोज क्या बाय, थी, लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, 2 पाई आर इंटू सिग्मा है। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वॉल्यूम में है, तो ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये इसका एक्सिस है,
और इसके जो रेडियस है वो आर है, और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस केस में जब हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यानी पहला केस है इनसाइड, जब आर लेस देन, और ये आर है ना, आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो आप देखो कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसकी जो रेडियस है वो आर है, और इसकी जो लेंथ है ये एल है। तो पहले चार्ज एनक्लोज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो ना, वॉल्यूम इंटू ये, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ भी 3 सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का देखेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या मिलेगा आपको यहाँ? ये मिलेगा 2 पाई आर इंटू एल, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको कैलकुलेट करो तो ए की वैल्यू मिलेगी आपको रो बाई रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर एक बार आप बता सकते कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया? भाई मैंने तो इसलिए डिसाइड किया ऐसे कि क्योंकि एक तो इनफाइनाइट सिलेंडर है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो गॉसियन सरफेस बनाया, मैंने सिलेंडर बनाया, तो इसका जो हाँ सिलेंडर का जो हर पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर इस रेफरेंस लाइन से, हाँ इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, सेम होना है। और वो हाँ मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है ना, हाँ है ना। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब एरिया के डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ सर। ये था, और क्या। लिख लिया सर। अब दूसरा केस है इसमें, मान लो अगर हम सरफेस की बात करें, यानी आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस केस में चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, गॉस लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट चार्जेस है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। गॉस लॉ की जब भी बात करेंगे तो आप डिस्क्रीट चार्जेस, अगर ऐसा है मतलब डिस्क्रीट चार्जेस को कट करके कभी गॉसियन सरफेस नहीं जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस उसको कट कर सकता है। तो देखा है ना अभी ये कट किया नहीं इसमें। तो अगर कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस कट कर सकता है। तो चार्ज एनक्लोज इस केस में क्या आ जाएगा? ये कैपिटल आर हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर है ना, इनटू लेंथ, तो इसकी एल ही लिया मैंने यहाँ, और यहाँ भी जो आउटर सरफेस है कर्व्ड सरफेस है उसी की बात करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? लेकिन ये तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है यहाँ देखो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? ये कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, सरफेस पर। ये लिख लो।
सर आपने वो जो एक क्वेश्चन कराया था डिस्क्रीट चार्ज ही था ना, उसमें वो जो क्यूब के कॉर्नर पे रखा था उसमें भी तो कट किया था ना। उसमें गॉसियन सरफेस का निकाल रहे बना रहे थे हम लोग। हम तो कंट्रीब्यूशन देख रहे थे वहाँ किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हाँ, ठीक है। जैसे जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, एक क्यूब के अंदर उन्होंने डिस्क के चार्जेस रखे थे कुछ, और एक रॉड भी रखा हुआ था, और कुछ चार्जेस बाहर रखे थे। तो उसमें वो पूछ रहा था कि चार्ज, मतलब उसमें वही पूछ रहा था कि कितना फ्लक्स या कुछ ऐसे पूछ रहा था वो। ठीक है ना। हाँ लिख लिए। हाँ सर। अब देखो चार्ज इनक्लोज तो ये रहेगा, आउटर के लिए भी चार्ज इनक्लोज में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा यहाँ, आउटसाइड, यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात करेंगे तो ये वाला गॉसियन सरफेस बनेगा हमारा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये आर ले रहा हूँ मैं, और इसकी जो लेंथ है वो तो एल ही है। तो इस केस में तो चार्ज इनक्लोज तो ही आ गया, और यहाँ भी ई डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू, क्योंकि ये डी एस है तो 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमारे पास जाएगी, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे इस केस में। लेकिन अगर हम बात करें अब लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका कितना हो जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ हो जाएगा क्यू एन क्लोज बाई एल। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू एन क्लोज कितना है, ये आ गया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, तो आप ये वैल्यू रख के देखो तो आप देखोगे कि ई की वैल्यू आपको मिलेगी लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, आउटर के केस में इनका बिहेवियर जैसे एक इनफाइनाइट वायर वैसा हो जाएगा। और इस केस में जो लैम्बडा है यानी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो ये होगी, लेकिन लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। ठीक है, तो अगर ग्राफ बनाए मान लो हम लोग यहाँ, तो ये आर है, ये ई है, तो सॉलिड है तो क्या होगा, पहले ऐसे इंक्रीज कर रहा है फिर ये ऐसे डिक्रीज करेगा। ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ये आर इक्वल टू 0 है, ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो ऐसा कर्व अपने को मिलेगा।
हाँ सर। अब बात करते हैं कि अगर मान लो एक सिलिंड्रिकल कैविटी है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल कैविटी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। Electric field intensity in long cylindrical cavity. तो मान लो जैसे कि ये सॉलिड सिलेंडर है, क्योंकि कैविटी की बात सॉलिड सिलेंडर में बात की जाएगी, होलो में तो अपने आप ही पूरा कैविटी है। तो मान लो कैविटी यहाँ बनी हुई है, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिफॉर्म है बाकी बच्चे पार्ट में, यानी डेंसिटी जो है यहाँ वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। इसकी जो एक्सिस है वो ये है, इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, और ये जो इसकी एक्सिस है कैविटी जो है सिलिंड्रिकल कैविटी, उसकी एक्सिस यहाँ है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो मैंने मान लिया कि ए है। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ टॉप से। ठीक है, और ये हम लोग जेड एक्सिस ले लेंगे, और इधर जो लेंगे हम लोग यहाँ ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसका टॉप व्यू देखता हूँ मैं पहले। तो ये अपने को ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, ये ए है, इसकी जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। तो ये मैं यहाँ एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? ठीक है, हमें इसके अंदर चाहिए, तो हमें किसी जनरल पॉइंट पर बात करनी है। तो मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट पी है, यहाँ से इसकी जो पोजीशन है, यानी पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया कि आर वेक्टर है, और यहाँ से कैविटी के यहाँ से सब पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया कि वाई वेक्टर है। तो हमारे पास देखा जाए तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर ना, यानी ए वेक्टर इक्वल टू हो गया हमारे पास में आर वेक्टर माइनस वाई वेक्टर ना। ये लिख लो पहले।
लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया। एक मिनट सर, हो गया नहीं हुआ। हाँ सर, हो गया। कल भी क्लास है क्या अपनी? हाँ सर। अच्छा, इस वीक में 3 क्लास है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये कंप्लीट सिलेंडर है माइनस ये कर दिया मैंने, तो उसके इक्विवेलेंट आ गए। तो इसका मतलब यहाँ ई वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, दोनों की डेंसिटी रो ही है, तो ये हो जाएगा, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहा हूँ, तो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। तो E1 क्या होगा यहाँ, क्योंकि क्या था वो फॉर्मूला, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो जाएगा रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो वाई वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना, क्योंकि इसके लिए ये पॉइंट यहाँ है, ये आर वेक्टर है ना, और इसके लिए ये पॉइंट यहाँ है जो कि ये वाई वेक्टर है। तो हमारे पास आ गया रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। आर वेक्टर माइनस वाई वेक्टर क्या है, रो ए वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो आप देख रहे हो कि ए भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, और किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में है। तो ये आंसर आ गया उसमें, यानी कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये लिख लो पहले। सर मुझे ना इसमें एक चीज पूछना था कि अभी जैसे हमने सिलेंडर के अंदर सिलेंडर की कैविटी ली, तो स्फीयर के अंदर स्फीयर की कैविटी में भी सेम आता है, रो A/3 एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन अगर हम लोग सिलेंडर में स्फीयर की कैविटी लेते हैं तो सेम नहीं आएगा ना, क्योंकि आर वेक्टर बाई 2 माइनस स्मॉल आर वेक्टर बाई 3 ऐसा कुछ आएगा ना। नहीं, तो वो कांस्टेंट नहीं बोल सकते ना कैविटी के अंदर। तो मैंने लिखवाया क्या है, कौन सी कैविटी लिखवाई है? हाँ नहीं, मतलब वही पूछा था, हम लोग को सेम कैविटी होगी तभी कांस्टेंट होगा ना। सेम होगा तभी। ठीक है। लिख लिया सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो कैविटी हमने बनाई और ये ए वेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, जो कि यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। बाकी सब में चार्ज है यहाँ, ठीक है ना। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस इस केस में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सर और एक चीज पूछना था हाँ पूछे। कि स्फीयर के बाहर भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना कैविटी पे।
पड़ेगा क्योंकि कंडक्टर थोड़ी है, तो नॉन कंडक्टर है। हाँ कंडक्टिंग में तो हॉलो हो जाता है। हाँ सर ठीक। तो पता ही है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करें तो, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है उस केस में बाहर का अंदर ही इफेक्ट आएगा। तो यहाँ अंदर अगर कोई बाहर चार्ज रख दिया तो कैविटी के अंदर आप ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नॉन कंडक्टर है। ये सब नॉन कंडक्टर होते हैं जब भी, तभी तो चार्ज इसमें पूरे वॉल्यूम में है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी बात कर रहा हूँ मैं नॉन कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंडक्टर केस में अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता हो, तो सारा सरफेस पे चला जाएगा। तो नॉन कंडक्टर है तभी ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, तो इस फेयर की बात कर लेते हैं, है ना। ये पहले वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दरअसल क्या है, ये कॉन्सेप्ट मालूम है आप लोगों को। या अगर ऐसा भी होता है ए वेक्टर माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप, जब किसी एक ही डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। हाँ सर। मालूम है, सबको मालूम है। हाँ। तो वहाँ क्वेश्चन क्या था, वहाँ क्वेश्चन था पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर था वो प्लस बी, यही था ना क्वेश्चन। हाँ। तो हाँ मैंने सर। क्या किया, तो यहाँ तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस ही है, तो यहाँ हम लोग सीधा, अगर ऐसा है, एक मिनट, ये तब डेल नहीं होता जब ए के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तब ये डी वी बाई डी आर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस 2ax करेंगे तो हमारे पास ई एक्स इक्वल टू यही ई वी है, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। तो हमारे पास में आ गया प्लस 2ax आ गया, यानी ई की वैल्यू अपने को मिल गई 2ax है। ई इस तरह से वेरी कर रहा है, ये ई मिल गया अपने को, है ना। अब अलोंग द एक्स एक्सिस से वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब वाई का और जेड का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो किसी एक्स पे जाके मैंने ये dx थिकनेस का ये ले लिया, एक स्ट्रिप ले लिया जो कि इनफाइनाइट स्ट्रिप होगी, पूरी इनफाइनाइट प्लेन होगा dx थिकनेस का। ये बात समझ में आई। अब आप देख रहे हो कि y पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो मैं एक क्यूबॉइड ही बना लेता हूँ ना, ज्यादा अच्छा है। तो क्यूबॉइड जब मैंने बनाया तो इसका एरिया मैंने मान लिया कि डेल्टा एस है, यानी क्यूबॉइड ऐसा ही है। इसका जो एरिया, सरफेस एरिया डेल्टा एस है, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस और एक ये इधर वाला सरफेस का कोई लेना देना नहीं, इसका इस सरफेस का कोई मतलब है यहाँ, क्योंकि हमेशा एरिया क्लोज सरफेस जब आप लेते हो तो एरिया की डायरेक्शन आउटसाइड में लेना है। तो इसका एरिया किधर है, ऊपर की तरफ, इसका एरिया किधर है, इधर की तरफ, उस वाले का एरिया किधर है, उधर की तरफ, नीचे वाले का एरिया किधर है, नीचे की तरफ। तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उनका तो ई वेक्टर डेल्टा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बचे कौन से सरफेस, सिर्फ ये वाले सरफेस बचा, ये और ये सरफेस। तो यहाँ अगर इस सरफेस पे जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस सरफेस पे भी जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 2ax मिलेगा। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2ax प्लस dx मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर। अब यहाँ एरिया की डायरेक्शन इसकी किधर है, इसकी सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन तो इधर हुई ना, क्योंकि आउटर में लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए, और इसके एरिया की डायरेक्शन इधर हुई कि नहीं हुई, हाँ है ना। अब ये लिख लो तो पहले, मतलब तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन दे दिया, आगे चलो फिर मैं।
तो हाँ आगे अब बढ़ो। आप देख रहे हो कि ऊपर वाले सरफेस का, क्योंकि इसका एरिया इधर की तरफ है, ऊपर वाले सरफेस का उधर है, तो उसका तो कंट्रीब्यूशन हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसको हटा दो। यानी हमने ये जो लिया है यहाँ, क्योंकि स्मॉल ये, तो यहाँ की जो डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ कि रो ऑफ एक्स है, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? तो चार्ज एनक्लोज यहाँ आ जाएगा रो ऑफ एक्स dx इंटू डेल्टा एस। हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा वॉल्यूम आ गया ना। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ गया रो ऑफ एक्स dx डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले उस सरफेस के लिए, लेफ्ट वाले सरफेस के लिए लिखूंगा, तो ई और ds तो क्या जाएगा? माइनस, मतलब डेल्टा एस है ना, माइनस डेल्टा एस, और ये कितना है? 2ax प्लस, उसके लिए क्या लिखोगे? डेल्टा एस, और वो कितना हो जाएगा? 2ax प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, इक्वल टू रो ऑफ एक्स dx डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया, और ये दरअसल dx ही है वैसे। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास आ गया 2a, डेल्टा एस और dx कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया रो ऑफ एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी रो ऑफ एक्स आ गया हमारे पास में 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। बात समझ में आई? सर इसमें मैं इंटीग्रेशन में फंस रहा था, मतलब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने सिलेंड्रिकल लिया था तो वही प्रॉब्लम हुआ। मेरे को लगा कि इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इन्फिनिटी तक और चार्ज डेंसिटी बताने का है, क्योंकि बेटा वो तो एग्जैक्ट चार्ज डेंसिटी कैसे बता पाओगे? उससे तो आपको टोटल चार्ज पता निकालोगे कैसे? चार्ज डेंसिटी मतलब किसी इंस्टेंट का बताना है ना आपको। तो हाँ हाँ सर हम लोगों ने वो इंटीग्रेशन के बाहर कैसे निकाला? हाँ बोली। वो हमने वो इंटीग्रेशन के बाहर कैसे निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पूरा अरे ये क्लोज सरफेस का है ना, पूरे क्लोज सरफेस का लिया ना। देखो ना आप भाई, जो चार हाँ सरफेस है तो वहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसका तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, आपने और ले लिया लेफ्ट माइनस और माइनस और ये लेफ्ट का लिया, ये राइट वाले का लिया ना हाँ सर समझ। पूरा। हाँ तो इस तरह से करना होता है। सर, आपके मतलब आपने जो सोल्यूशन दिया है उसमें एक्स और dx कांस्टेंट है ना, मतलब वो वेरी नहीं करेगा ना? उस dx के लिए बात कर रहे हैं ना, मतलब स्मॉल ले उसके लिए। हाँ तो उस आप देखो जो ds के लिए बात करते हो, तो इतना तो आपको आइडिया है ही कि जब भी हम लोग कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो उसमें कोई भी वेरिएबल डेंसिटी होती है उसको कांस्टेंट मानते हैं उस पूरे के लिए। हाँ ये ठीक है। मालूम है आपको कि नहीं? मालूम है ना वाला पॉइंट तो? और नहीं तो अब याद रखो, कोई भी वेरिएबल अगर आप मान लो एक्स पे जाके dx लेते हो, तो उस dx के लिए कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो होती है कांस्टेंट मानते हैं। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, उसमें एक्स पे जाते हैं तो स्प्रिंग जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे केक्स फोर्स लग रहा होता है, लेकिन अगर dx आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो वहाँ उस dx के लिए केक्स को कांस्टेंट मानते हैं हम लोग, हाँ ठीक है क्योंकि सर, याद स्मॉल रहेगा। डिस्प्लेस कर रहे हैं ना। हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आगे काम आएगा हमारे। हाँ सर। ठीक है ना? तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हॉलो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो और सॉलिड
कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के केस में एक ही मिलता है। या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग केस में जहाँ चार्ज रखोगे वहीं पड़ा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों की वजह से सेम होता है। क्यों? क्योंकि सारा जो चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो सारा चार्ज कहाँ होगा? आउटर सरफेस पर होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्योंकि आइसोलेटेड स्फीयर बोलेंगे तब, ये आइसोलेटेड स्फीयर ही है। तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, टोटल चार्ज हमने क्यू दिया है ना। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले बात करेंगे इनसाइड के लिए, यानी आर लेस देन कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? चार्ज एनक्लोज देखो, अच्छा इसमें पॉइंट होगा, रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ। तो हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ चार्ज एनक्लोज तो 0 ही है। चार्ज एनक्लोज अगर 0 है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो हॉलो के केस में या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है? 0। तो हमारे पास में ई इन यहाँ अपने को 0 मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। अब अगर मान लो हम बात करें इसकी सेकंड केस है, इस केस में ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस है। तो चार्ज जो दिख रहा है ऐसा थोड़ी कि बाहर है, जस्ट मैंने एनक्लोज किया चार्ज को यहाँ। तो चार्ज एनक्लोज जो है वो क्यू हो जाएगा यहाँ। तो आप देखो कि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना, मतलब यूनिफॉर्म नहीं मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, और वो एरिया के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ सेम है मैग्नीट्यूड में और एरिया की डायरेक्शन है, तो डीएस के इधर की डायरेक्शन होगा, तो इसको आप ई डीएस फॉर अ क्लोज सरफेस और चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए इंटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए की वैल्यू अपने को
Q by 4 pi epsilon नॉट R स्क्वायर। देखो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, अगर नॉन कंडक्टिंग भी की भी बात करूंगा अभी मैं, तो उस केस में भी सरफेस और आउटर के लिए ऐसा बिहेवियर होगा जैसे ये एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। अब बात करते हैं आउटर के लिए। तो ये वाला गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे यहाँ। तो यहाँ से आर डिस्टेंस के लिए तो इक्वल पॉइंट, सारे इक्वल पॉइंट पर ही, यानी फिर से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा। तो चार्ज इनक्लोज तो क्यों रहेगा, तो आउटसाइड यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये क्यू है। तो लेकिन यहाँ जो सरफेस एरिया बनेगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, वो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, लिख लीजिए इस केस में। हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है,
तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म मान के कर रहे हैं पहले हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो उसकी भी वो भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्यू है यहाँ, तो पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लेंगे Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर इसकी रेडियस है, यानी इसका वॉल्यूम ये होता है इस केस में। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। तो यहाँ भी 3 केस डिस्कस करेंगे। पहला इनसाइड, यानी आर लेस देन कैपिटल आर इन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास में ये रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ भी हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है इसका गॉसियन सरफेस का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, और एरिया के क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर, मतलब एरिया की डायरेक्शन में होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब तो समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा यहाँ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और ये हमारे पास में पूरे सरफेस के लिए बात करेंगे तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरे सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ये तो हुआ इनसाइड का। अबाउट सरफेस की भी बात कर लेते हैं। तो सरफेस पर गॉसियन सरफेस से बनाओगे, चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा टोटल क्यू। तो चार्ज इनक्लोज तो यहाँ इस केस में क्यू आ जाएगा। तो वापस से भाई ई डी एस फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा ये ए इंटू 2 पाई क्यों होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सरफेस राउटर के लिए, सरफेस या आउटर पॉइंट के लिए इसका बिहेवियर यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह होगा, जैसे सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है ना। तो ये क्या है, दूसरा केस है एट सरफेस। तीसरा है आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में क्या हो जाएगा, अगर आउटसाइड के लिए जाएंगे हम लोग यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला सरफेस बनाएंगे हम लोग गॉसियन सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज तो क्यू ही है, इसकी जो रेडियस है यहाँ आर है। अब हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एरिया की डायरेक्शन में होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ जो चार्ज एनक्लोज है वो तो क्यू ही है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ए की वैल्यू अपने को मिलेगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो सरफेस राउटर के लिए पॉइंट चार्ज, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका बिहेवियर सेम होगा।
यहाँ ग्राफ भी बना सकता हूँ मैं। तो ग्राफ कैसा मिलेगा इस केस में, पहले इंक्रीज करेगा फिर ये डिक्रीज करेगा। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है यहाँ, लेकिन यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। ये R इक्वल टू कैपिटल R है, ये R इक्वल टू 0 है और ये R है। अच्छा, हॉलो का जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा हॉलो के केस में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 0 ही है। चलिए हाँ सर, लिख लिया। यहाँ भी जैसे कैविटी वाला केस भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in spherical cavity. यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है बाकी पार्ट में। इसके जो रेडियस है वो R है, तो हमें इस पॉइंट पर चाहिए। यहाँ डेंसिटी रो है, तो यहाँ से ये R वेक्टर है और यहाँ से ये Y वेक्टर है, सेम वही है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ, तो A वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ एक रिलेशन तो ये होगा ही, A वेक्टर प्लस Y वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, यानी A वेक्टर इक्वल टू हो गया R वेक्टर माइनस Y वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रो R वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो Y वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर माइनस Y वेक्टर, ये E वेक्टर है। तो ये हो गया रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ भी यूनिफॉर्म है और एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है,
हो गया सर। ठीक है। अब अगर जैसे क्वेश्चंस हैं जो मैं क्वेश्चन उधर छोड़ के आया था, उन क्वेश्चंस पे चलो देखो। कौन से सर, वो न्यूक्लियर वाले? नहीं अभी तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन से नहीं करने, गॉस लॉ से करेंगे हम लोग। उन क्वेश्चंस पे चलते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो तो। ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। जो पढ़ाया उसने उतना तो वही तो है ना, फिर आप दिमाग लगाते कहाँ हो, वो भी तो दिक्कत है। जो पढ़ाया जाता है उसको समझते भी नहीं, इसका मतलब वो क्वेश्चन को ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है वो तो, जो पढ़ाया उसी में से ही है, और क्या। कहाँ गया क्वेश्चन? तो जैसे यहाँ से देख लो आप, ये स्फेयर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको यहाँ जैसे इसने इंटीग्रेशन से बता रखा है स्फेयर वाला, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके बिना ही आ रहे थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 41 है, ये सब करेगा। अच्छा 41 क्या कंडक्टर को रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए क्या? नहीं, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्पेयर है। ठीक है, 41 42 करेगा, ये तो क्वेश्चन हो जाएंगे यार। 43 45 ये सब हो ही जाएंगे क्या है उसमें। 46 48 40, ये जितने भी क्वेश्चन है 48 49। जैसे 49 में बताता हूँ, वेरिएबल वाला है ना, तो वेरिएबल वाला कर देता हूँ मैं, कैसे करना है 49। बाकी का आप करेगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, गॉस लॉ लगाइएगा। ठीक है, 49 इसमें वेरिएबल में कैसे करेंगे देखो। तो बार वाले की तो जरूरत नहीं है, बार वाले में तो सीधा टोटल चार्ज निकालो, Q बाय 4πε0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर कर दो, बस टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो आउटर में कोई दिक्कत नहीं, बात है इनसाइड में। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में एक स्फेयर है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है इसके अकॉर्डिंग, रो नॉट आर के अकॉर्डिंग, है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ सब जगह डेंसिटी क्या सेम है, दूसरे आर डिस्टेंस के लिए जाएंगे तो वहाँ सब जगह सेम है, और डेंसिटी क्या कर रही, बढ़ती जा रही है दरअसल ये। ठीक, तो चार्ज एनक्लोज देखेंगे हम लोग, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक्स पे जाके, या है ना, एक्स पे जाके, क्योंकि हमें मान लो यहाँ आर के लिए निकालना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक स्फेरिकल शेल बनाऊंगा मैं यहाँ। ठीक, इस शेल का पहले चार्ज निकालूंगा, क्योंकि इस x के लिए, इस dx थिकनेस के शेल के लिए रो तो कांस्टेंट होगा, अभी भी बात भी हुई हमारी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 4/3 पाई x प्लस डी एक्स टू पावर 3 माइनस 4/3 एक्स क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा। इसको सॉल्व करेगा, या आप वॉल्यूम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 4πx स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू मिलने वाली। वैसे भी ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, कि बताओ इसको सॉल्व करके शेल का नहीं सर, वॉल्यूम। नहीं सर।
हाँ बताना है क्या? एक बार बता दीजिए सर। ये इसी को सोल्व करके आए, देखो ये तो इसका तो मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, देखो पूरा सरफेस एरिया कितना है इसका 4πx² होगा, थिकनेस इसकी काफी स्मॉल है dx, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया ना वो सीधा। हाँ सर। और नहीं तो ये पूरे वॉल्यूम पहले मैंने पूरे का वॉल्यूम लिखा x प्लस dx रेडियस का वॉल्यूम लिखा, उसमें से x रेडियस का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो उस शेल का आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, dv इक्वल टू 4/3 पाई को बाहर ले लो, इसको एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा, x³ प्लस dx टू पावर 3 प्लस 3x² dx प्लस 3x dx का होल स्क्वायर है ना, माइनस x³, तो x³ से x³ कट गया। अब देखो dx टू पावर 3 ऐसे छोटा हो गया, ये dx² है ये भी छोटा हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया देखो 4πx² dx। ये मालूम है ना dx टेंस टू 0 होता है। अब टेंस टू 0 होने का मतलब ऐसा है कि 0.001 को आप 0.001 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा देखो नेग्लिजिबल हो जाएगा। 0.00001 है ना, तो और छोटा हो जाएगा वो, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ? अब ये मिल गया है, तो इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा dq चार्ज को क्या लिखोगे आप, इसका वॉल्यूम इनटू रो, तो वहां का वॉल्यूम कितना भाई, वहां का वॉल्यूम है 4πx² dx है ना, इनटू रो इनटू x ना। अब अगर इसको 0 से कैपिटल R आप इंडिकेट कर देते हो तो टोटल चार्ज आ गया, तो आउटर और सरफेस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल चार्ज मिल गया। तो बात है सिर्फ अंदर की, ठीक है, तो अंदर के लिए बात करते हैं हम, लिख लो इसको पहले। लिख लिया? हाँ सर। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखो, तुम्हारे पास आ जाएगा ये, यानी चार्ज है ना, तो Q एन क्लोज, इसको तो 0 से R तक इंडिकेट करना है, तो ये हमारे पास में 4π रो, ये रो नोट है, और ये क्या हो गया x³ dx, तो अल्टीमेटली ये हो गया 4π रो नोट x टू पावर, यानी R टू पावर 4/4, ये चार्ज इनक्लोज आ गया है ना। अब आप देखो कि हर पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, रेफरेंस पॉइंट से, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा ये E इंटू, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ तो कितना मिलेगा, ये E इंटू, ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, तो पाई रो नोट R टू पावर 4/ε0, तो पाई से पाई चला गया, R² से R² चला जाएगा, तो E इन आ गया रो नोट R²/4ε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता और ये कहता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी बताओ, अब वापस से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके दिखाता हूँ मैं, गॉस लॉ, कि ये E गिवन होता और चार्ज डेंसिटी पूछ रहा होता, क्योंकि चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हमने E निकाल लिया,
चार्ज डेंसिटी गिवन है तो ए मिल गया। अब अगर ई गिवन होता चार्ज डेंसिटी बताओ, तो आप लोग ट्राई करेंगे पहले इसको हाँ सर, कि मैं बता दूं? इसमें एक वो बार वाला हम लोग फॉर्मूला ट्राई। लगेगा। हाँ कौन सा वाला? इसमें नहीं, इसमें तो ई दे दिया ना, तो कौन सा लगेगा इसमें? लगाओ भाई, गॉस लॉ लगाओ, करो। अभी क्लास है क्या इसके बाद आप लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। तो चलो फिर करो इसको, अभी डिस्कस भी कर लेता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आंसर ये आना चाहिए रो नॉट आर ई। इसका आंसर जो है स्फीयर के केस में ये है ना। अच्छा, आउटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आउटर के लिए क्या करना है, इसी को कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो। मैं आउटर का भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ क्या करना है, क्यू एनक्लोज जो है वो 0 से कैपिटल आर कर दो, है ना। तो 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब डी एक्स, और सीधा फिर इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आंसर है, और ये हमारे पास में कैपिटल क्यू आ जाएगा। ठीक है ना। तो आउटर और सरफेस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
हो गया? हो गया क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही यार। हाँ सर लिख लिया। नहीं, लिख तो लिया। वो क्वेश्चन हो गया क्या? मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, तो ये हो गया क्या? सर नहीं आ रहा है, मतलब ट्राई किया 3/4 रो नॉट आ रहा है सब। देखो बताता हूँ मैं कैसे करना है। ये इस पे रहने देते हैं। हमारे पास में E की वैल्यू दिया है, तो रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये था, है ना? हाँ सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे दरअसल इसमें हमारे पास में ये है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो ऑफ एक्स, है ना, इनटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स, यही ना, इसको पूरा इंडिकेट करेंगे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ, ई की वैल्यू यहाँ रखो, तो 0 से आर के लिए इसको इंडिकेट करेंगे। ए की वैल्यू कितना है? रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया रो ऑफ एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको 0 टू आर इंडिकेट करेंगे, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। हाँ सर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को भी, है ना? अब आपने पहले तो 4 पाई को तो हटा ही देते हैं। तो आप यहाँ देखो, आपने कौन से मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मतलब क्या हो, देखो रो नॉट बाई, अच्छा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो 4, और यहाँ कितना है इधर की साइड में? r टू पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 3, है ना, सॉरी 4, क्योंकि r टू पावर 4 है, तो 4 किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? r के रेस्पेक्ट में, तो 4 r क्यूब, और ये इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? रो ऑफ r x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ? ये हो जाएगा हमारे पास में r स्क्वायर। ये याद आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट मालूम है? क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि अगर y इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x, और ये dy बाई डी एक्स अगर हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो रहा है ना? तो dy इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ? एक नया फंक्शन आ गया हमारे पास में, f डैश ऑफ x, ये मतलब है, ये मतलब है ना? और ये तो यार, अब ये तो मैथ्स का पार्ट है, इसको मैं क्या समझाने बैठ गया तुम लोगों को भी। तो इसमें ये वाला पार्ट को समझना पड़ेगा आपको, मैथ्स का जो पार्ट है। भाई पढ़ा है, कभी किया है ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में? और नहीं किया तो हाँ फिजिक्स में सर, पहली बार किया है सर, किया है ना? किया है ना? तो देखो ये आंसर आ गया, रो इक्वल टू रो नॉट आ रहा, तो गया ये रहा आंसर। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं।
चलिए फिर ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब इसमें जो बचा हुआ एक तो इनफाइनाइट प्लेन का और एक थिक शीट का बचा हुआ है, तो बाकी क्वेश्चन आप करिए। अब मेरे ख्याल से गॉस लॉ वाला पार्ट जो है ना उसमें वो कर लीजिएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी से, ठीक है। हम नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इसमें रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेंज इन पोटेंशियल, उसके बाद क्या बचा था इसमें, हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बचा, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा। वैसे इस वीक में हो जाएगा मेरे ख्याल से, कल, क्योंकि कल भी क्लास है ना। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। ठीक है, ओके, बाय सर।